अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमने पहले जो चैप्टर कंप्लीट किया वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, और ये चैप्टर पुरानी किताबों में आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का ही हिस्सा होता था, लेकिन अब इसे अलग कर दिया गया है। और ये भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे। हमेशा मेरा यही असूल होता है कि चैप्टर की पहले नाम की डिस्कशन, नाम का मतलब बताती हूँ। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का आज हम पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, हमने पहले ये डिस्कशन की थी जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे कि कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन को मतलब दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का या कुछ चीज़ों का मजमुआ, कुछ चीज़ों का जमा होकर मजमुई तौर पे काम करना, और ऑर्डिनेशन मतलब ऑर्डर देना, किसी चीज़ को रेगुलरिटी देना, दो चीज़ों का एक साथ, तीन चीज़ों का, चार चीज़ों का, या अब बॉडी में तो वो ऑर्गन्स होंगे या आपके सेल्स और टिश्यूज़, उनका एक साथ काम करना और एक दूसरे को इस तरह से काम करना कि वो कॉम्प्लीमेंट करें। यानी कि जो मेरा काम है दूसरा काम भी इस तरह से कुछ हो रहा हो कि जो काम ऑर्गन ए कर रहा है वही काम ऑर्गन बी करे, और ये सी बनाने में ए और बी दोनों मिलके मदद करें। फिर हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाती है, काम करना आसान हो जाता है। अब डिवीज़न ऑफ लेबर क्या चीज़ है? जैसे मैंने बताया था, एक बड़ा सा कोई ईंट हो या कोई बड़ा सा रॉक हो, उसे अगर मैं एक इंसान अकेला उठाए तो मुश्किल होगा, या दो लोग और मिल जाए तो मुश्किल होगा। एक इंसान अकेला उठाए तो मुश्किल है उसके लिए उठाना, तीन लोग मिलकर उठाएं तो आसानी हो जाएगी। यानी कि उनमें क्या हो गया, उन्होंने लेबर को, काम को डिवाइड करके आपस में हल्का कर लिया है और कोऑर्डिनेट कर लिया है। यानी कि जिस वक्त ये इस ईंट को उठाएगा ये दो भी उसी वक्त इस ईंट को उठाएंगे। अगर ये पहले उठा ले और ये बाद में उठाए तो फिर ये काम करने का फ़ायदा नहीं होगा, कि हमें जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन बॉडी में इंतहाई ज़रूरी है। अब इसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कोऑर्डिनेशन बॉडी में किस तरह से होती है। बॉडी में इसकी एग्जांपल है, जैसे हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पंपिंग की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है कि लंग्स ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेते हैं। हार्ट क्या करता है कि वो सर्कुलेशन ज़्यादा कर देता है, ब्लड वेसल्स से पंपिंग ज़्यादा कर देता है, कि खून की रवानी ज़्यादा कर देता है। ये लंग्स करते हैं। फिर हार्ट होता है। उसके अलावा मसल्स के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस और उसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस भी हो रहा होता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है वो ये होता है, जेनेसिस लफ्ज़ का मतलब है किसी चीज़ का बनना, जनरेट होना, किसी चीज़ की पैदाइश। तो जेनेसिस ये है। और ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होगा? ग्लाइकोजन का बनना। और ग्लाइकोजन क्या चीज़ होती है? ग्लूकोज का स्टोरेज मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज क्या है? एनर्जी का स्टोर हाउस है। जब ग्लूकोज बॉडी में आपने खाना खाया, डाइजेस्ट किया, कोई कार्बोहाइड्रेट्स थे खाने के अंदर, ये आपने चीज़ें डाइजेशन के चैप्टर में फर्स्ट ईयर में 10th और 9th में पढ़ के आए हैं, बचपन से पढ़े। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, और जो वो ग्लूकोज होता है वो ATP और एनर्जी में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज ज़्यादा है और आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत कम है तो कुछ ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ग्लूकोज का स्टोर हाउस क्या होता है? ग्लाइकोजन। अब वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब इस ग्लाइकोजन के बनने को ग्लूकोज से हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे मसल्स में इस वक्त हमें एनर्जी चाहिए, तो इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा और वापस ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज से हमें ATP और एनर्जी मिल जाएगी। तो ग्लूकोज, अब हमें ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो मसल्स में होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस। जहाँ पे लाइसिस लफ्ज़ है या लिसिस जैसे आप कह लें, इसका मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन या टूटना। ठीक, मैं आप लोगों को इस तरह लफ्ज़ बताती रहती हूँ कि आसानी हो। जिस चीज़ के एंड में, जिस लफ्ज़ के एंड में एज आता है वो रिप्रेजेंट करता है, वो जाहिर करता है कि ये चीज़ कोई एंजाइम है। ठीक,
अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है मसल्स के अंदर, लंग्स काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा ला रहे हैं, हार्ट पंप सर्कुलेशन ज़्यादा कर रहा है, पंपिंग ज़्यादा कर रहा है, मसल्स जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करें। तो ये सब चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं जब आप एक्सरसाइज करें। इसी तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें हो सकती हैं जो बॉडी में हर चीज़ हर वक्त कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको देख रही हूँ, मेरी आंखें आपको देख रही हैं, कैमरा की तरफ मेरी आंखें हैं, अब मुझे लेकिन मैं नीचे नहीं देख रही, मगर मेरे पाँव को कैसे पता है कि उसने इस तरह से ही चलने, देखे बगैर भी ठीक चल रहा है, मैं देखे बगैर नहीं गिर रही। तो ये बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। कान के अंदर, दिमाग के अंदर इस तरह के कुछ सेंटर्स होते हैं जो जिस्म का इक्विलिब्रियम, जिस्म का बैलेंस, जिस्म की स्टेडीनेस को मेंटेन करके रखते हैं कि मैं इस वक्त गिरूँ ना, मैं इस वक्त संभल के ही चलूँ, चाहे मैं देख नहीं भी रही, मेरा आंखें उस तरफ हैं, लेकिन मेरे कान, मेरे पाँव, मेरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो सबकॉन्शियसली, अनजाने हुए, इनवॉल्यूंटरीली, हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि ब्रेन और ब्रेन के हिस्सों के, खासतौर पे सेरिबेलम के जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, कितना इस चीज़ में इंपॉर्टेंस है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर इसीलिए हमने पहले पढ़ा, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, तो ये कोऑर्डिनेशन से बात यहाँ चली गई। अब कोऑर्डिनेशन थी नर्वस और केमिकल, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें किसी केमिकल्स का कोई काम होगा। जब हम केमिकल या केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिकल्स क्या चीज़ है, किस चीज़ से बने होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये चीज़ें, अब यही एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बना लेते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। आपकी बॉडी में जो सिग्निफिकेंट कंपाउंड्स हैं या आपकी जो डाइट की जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सबसे ख़ास चीज़ें जो आप लेते हैं ग़िज़ा में, वो क्या होती हैं, तकरीबन 6 चीज़ें, 6 कैटेगरीज हम उसे डिराइव कर सकते हैं, 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या लिपिड्स, फिर वाटर, इसके अलावा मिनरल्स, वाइटामिन्स। ये चीज़ें जो हैं ये आपकी बॉडी के, आपकी ग़िज़ा में, आपकी जो डाइट है उसका हिस्सा होती हैं। वाइटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, C, D, E, इस तरह से सारे होते हैं। उसके बाद वाटर, 75% आपकी बॉडी वाटर है, तो आपकी वाटर की किस कदर नीड होती है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म में, रिएक्शंस में। फिर फैट्स जो आप लेते हैं। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या होता है, ज़रा याद करें। कार्बोहाइड्रेट्स जब टूटते हैं तो उससे क्या बनता है, अभी मैंने बताया, ग्लूकोज। ठीक है, पहले एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल किसी छोटे वाले कार्बोहाइड्रेट में, किसी पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, बदलता है, उसके बाद अल्टीमेटली आखिर में क्या चीज़ बनी होती है, ग्लूकोज। तो मैं सिर्फ उसी चीज़ की बात करूँगी जो हमें एंड पे चाहिए, बनती है और चाहिए होती है। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, ठीक है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, फैट्स फैटी एसिड्स में आखिर में कन्वर्ट हो जाते हैं या लिपिड्स में। अच्छा, अब मैंने ये इतनी डिस्कशन क्यों की, क्योंकि जो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो चीज़ पढ़ेंगे वो चीज़ क्या होती है, ज़्यादातर इन्हीं में से कोई टाइप की होगी। किस तरह की होगी, उसकी केमिकल नेचर इनमें से ही कोई चीज़ किसी तरह की होती है। अच्छा, अब क्या चीज़ होती है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल्स कैसे होते हैं, क्या कौन से केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, या वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, तो या किस चीज़ के थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है हार्मोन्स के ज़रिए से। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन थी वो हमने क्या देखा, किसके थ्रू होती थी, नर्व्स के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो होगी हार्मोन्स के थ्रू। अच्छा जी, अब इसमें क्योंकि केमिकल्स जो है, हार्मोन्स जो हैं वही तो वो केमिकल्स हैं, तो अब हम देखते हैं कि हार्मोन होता क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हार्मोन को डिफाइन करेंगे कि हार्मोन की डेफिनेशन क्या है। Hormones are chemical messengers which regulate and control the number of activities of the body। ठीक, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। इसके बाद मैं एक दफ़ा आप डेफिनेशन देख लें, इसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन भी करूँगी। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स which regulate and control number of activities of the body and control number of activities of the body। ठीक है, अच्छा,
फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हार्मोन्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन इनकी कहाँ से होती है, प्रोडक्शन होती है इनकी एंडोक्राइन ग्लैंड से। अच्छा, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि एंडोक्राइन क्या चीज़ है और एक्सोक्राइन क्या चीज़ है। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या थी, केमिकल मैसेंजर्स, कोई पैगाम रसां, कोई पैगाम ले जाने वाले, लेकिन उनकी नेचर क्या है, केमिकल। इसीलिए हम इस कोऑर्डिनेशन को क्या कहेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल मैसेंजर्स विच रेगुलेट, यानी कि रेगुलेट करते हैं। मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑर्डर देना, रेगुलेशन को ही कहते हैं। एंड कंट्रोल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। अब बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन काफ़ी हद तक हार्मोन्स के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है। किस तरह से, कौन कौन सी, जैसे कि थायराइड की प्रोडक्शन, थायराइड ग्लैंड से के थ्रू थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन, वो क्या कंट्रोल कर रहा होता है, वो कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, कैल्शियम के लेवल्स को। और ज़्यादातर बल्कि आप कैल्शियम तक ही नहीं, कैल्शियम के लेवल्स को वो कंट्रोल कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म को, कि बॉडी में कितनी ग्रोथ हो रही है, इन चीज़ों को भी कुछ हद तक थायराइड हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये एक्टिविटी थायराइड कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा ग्रोथ एक एक्टिविटी है, बढ़ना, नशो नुमा एक एक्टिविटी है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है या सोमेटोट्रोफिन जो है, उसके थ्रू जो है ये बढ़ने का अमल, जो कि एक एक्टिविटी है, वो कंट्रोल हो रही होती है। इस तरह से बॉडी में, जिस्म में कितनी ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी में इंसुलिन के थ्रू रेगुलेट हो रही होती है। इंसुलिन के थ्रू वो एक्टिविटी हो रही होती है कि किस कदर बॉडी के अंदर इस वक्त ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं। तो ये एक एक्टिविटी है ना, एक इवेंट है, एक काम है। तो ये काम को कंट्रोल करने वाले, बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जो काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल भी करना कि कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और रेगुलेट करना कि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहे, बहुत कम तो नहीं हो रहे। कंट्रोल और रेगुलेट बॉडी की एक्टिविटीज़, यानी कि रेगुलेट एंड कंट्रोल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। और कर कौन रही है, मैसेंजर्स। कौन से मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, उन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। अब मैसेंजर की ज़रूरत क्यों है, एक इंसान है, उसमें जो है मेरा इंसान कुछ बहुत ही टेढ़ा फेढ़ा बन गया। कोई सर से हार्मोन निकलना है, ब्रेन के अंदर से, मतलब हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन रिलीज होगा और उसने जाके काम करना है ओवरी के ऊपर औरत की। लेकिन कितनी दूर से खबर कहाँ से कहाँ जा रही है, या यहाँ पे कोई मसला हो रहा है ओवरी के अंदर, और ओवरी से जाना है पैगाम आपके ब्रेन तक। तो ये कितना लंबा रास्ता तय करके कोई चीज़ जो जा रही होती है, ले जा रही होती है कोई पैगाम, उसको हम मैसेंजर ही कहते हैं ना। इवन फेसबुक की जो ऐप है मैसेंजर, खबर ले जाने वाली, पैगाम ले जाने वाली, उसे भी हम मैसेंजर कहते हैं, उसमें हम मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से केमिकल मैसेंजर्स जो कि बॉडी के अंदर हैं और वो बॉडी की या जिस्म की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट और कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। अच्छा, अब हार्मोन्स की प्रोडक्शन कहाँ होती है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। वो जगह है बॉडी की, जिस्म की, वो जगह जहाँ पे हार्मोन्स बन रहे होते हैं, उन्हें हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन क्यों कहा, अच्छा, अब मैंने आपको कुछ लफ्ज़ बताए थे, जैसे अगर हाइड्रो लफ्ज़ आए तो वो वाटर के लिए है, रीनल लफ्ज़ आए तो वो किडनी के लिए है, हाइपो लफ्ज़ आए तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ कम है, हाइपर आए तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ ज़्यादा है, आइसो आए तो इसका मतलब है कि सेम है। इसी तरह से एंडो अगर लफ्ज़ आए तो इससे हमें क्या पता चलता है, अंदर, ठीक। और अगर एक्सो आए तो इसका मतलब क्या होता है कि बाहर। तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं, बल्कि ज़्यादातर ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को थोड़ा सा मैं आखिर में डिस्कस कर लूँगी, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी जो सिक्रीशन है, अपनी प्रोडक्शन है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो चीज़ बनानी है, जो प्रोड्यूस करनी है, इसकी प्रोडक्शन क्या होगी, हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी प्रोडक्शन यानी कि हार्मोन्स डायरेक्टली इन ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं, भेज देते हैं। यानी कि ये थायराइड ग्लैंड अगर है तो ये, और यहाँ पे खून की रवानी है, कैपिलरीज से गर्दिश और कर रहा है खून, यहाँ से थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड बना और खून के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ से ये ब्लड के अंदर और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। इसी तरह से ये डायरेक्टली इन ब्लड, एक तो इनका एंट्री होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन, यानी इनके जो चीज़ बन रही है जो कि हार्मोन्स है, और दूसरा ये डक्ट लेस होते हैं,
यानी कि इनका कोई डक्ट नहीं होता। डक्ट क्या है कि कोई, अब एक ये ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड अगर है, इससे एक डक्ट निकल रही है और फिर वो डक्ट कैपिलरी के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर अपना हार्मोन लेके जा रही है। ऐसा नहीं होता कि वो उस ऑर्गन तक या खून तक जो है कि नालियों तक यानी वेन्स आर्टरीज तक आपका इस तरह से नहीं जाता कि किसी सिस्टम के थ्रू, किसी ट्यूब, किसी डक्ट के थ्रू जा रहा हो, बल्कि वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है या किसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चला जाता है। तो इस तरह से वो डायरेक्टली डक्टलेस तरीके से ब्लड के अंदर चला जाता है। तो ये इस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग होती है। अच्छा, अब जैसे हमने पढ़ लिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो जो हार्मोन्स पढ़ेंगे हम, जो चीज़ें पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, इसकी स्टडी को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक, एंडोक्राइनोलॉजी। अब एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोनल कंट्रोल इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। ओलॉजी का मतलब टू स्टडी। हमने जब लफ्ज़ पढ़ा था बायोलॉजी, तो हमने पढ़ा था कि ओ जो लॉगस है या लॉजी जो लफ्ज़ है, बायोलॉजी, तो ये मतलब होता है टू लर्न, टू गेट नॉलेज, टू स्टडी, और बायो मीन्स लाइफ। तो लॉजी लफ्ज़ जिसके साथ आ जाएगा मतलब है उस चीज़ को पढ़ना, और एंडोक्राइन के साथ जब लॉजी आया, एंडोक्राइनोलॉजी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी, हार्मोन्स की स्टडी, ठीक। अब जो डॉक्टर, जो कि हार्मोन्स का डॉक्टर होता है या हार्मोनल ग्लैंड्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो डॉक्टर होता है, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जैसे बायोलॉजिस्ट वैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो जब आप किसी शुगर के डॉक्टर के पास, जो ख़ास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो, जिसने शुगर के अंदर यानी कि डायबिटीज़ के अंदर जिसने स्पेशलाइजेशन की हो, तो वो क्या होगा? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। थायराइड ग्लैंड के माहिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी जनरल डिस्कशन ख़त्म हुई कि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे, हमने हार्मोन्स की डेफिनेशन देख ली, हमने ये देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हार्मोन्स की कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको नोट कर लेते हैं ताकि हमें ठीक से याद रहे। अच्छा जी, हार्मोन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोन्स, या प्रॉपर्टीज़ कह लें, या इसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन नहीं, हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहली क्या चीज़ होती है कि इनकी साइट, कहाँ पे ये जाके एक्ट करते हैं। इट हैज़ इट्स इफेक्ट एट अ साइट डिफरेंट फ्रॉम द साइट वेयर इट इज़ मेड, जिसे हम कहते हैं टारगेट। इसका टारगेट, या फिर आप कह लें कि इसका साइट ऑफ एक्शन क्या होती है, ठीक है, ये मैं बताती हूँ। और इसी वजह से इन्हें मैसेंजर कहा जाता है, जो कि बाद में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि ब्लड के अंदर इसका ट्रेवल होता है, ट्रेवल्स इन ब्लड। तीसरा क्या है? फिट्स प्रिसाइजली विद इनटू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स इन द टारगेट लाइक अ की इन अ लॉक, ठीक है। स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टारगेट होता है, यानी कि एक ख़ास ऑर्गन पे ही इसका असर होगा, जहाँ पे ख़ास जगह पे ही जहाँ इसका रिसेप्टर होगा। स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट, ये चीज़ हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी डिस्कस की थी। अच्छा, आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में चलिए फिर मैं थोड़ा देर में बताती हूँ कि वो भी हार्मोन हो सकते हैं नेचर में। जब हमने रिसेप्टर्स पढ़े थे ना कि किसी खास जगह पे खास रिसेप्टर होता है और एक ख़ास एक्शन के लिए खास तरह से का ही रिसेप्टर होगा। जैसे हमने एंजाइम्स में, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा लॉक एंड की मॉडल, कि अगर ये चीज़ जो है वो एंजाइम की शक्ल ये है और सबस्ट्रेट यूँ है, तो सबस्ट्रेट में कुछ ऐसी शक्ल होगी कि एंजाइम जो है वो आके उसमें घुस जाए और फुली अटैच हो सके। ये सबस्ट्रेट है, तो ये एंजाइम यहाँ से जब जाएगा ये इसमें फिट हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा। ये एंजाइम ए है और ये सबस्ट्रेट में ये ए का रिसेप्टर है, रिसेप्टर ए है। लेकिन दूसरा एंजाइम जो है एंजाइम बी, उसकी शक्ल यूँ है, तो क्या वो यहाँ पे फिक्स हो सकता है? एंजाइम बी नहीं, क्योंकि ये एंजाइम ए के रिसेप्टर में ही फिक्स होगा। एंजाइम बी के लिए अलग रिसेप्टर होगा जहाँ पे वो जाके फिक्स होगा, या किसी और जगह पे एंजाइम बी का रिसेप्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसे आप कह लेंगे एक प्रोटीन एज था, तो प्रोटीन एज की शक्ल अगर यूँ थी तो ये एक हाइड्रोलेज था, प्रोटीनेज ही यहाँ लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोलेज जाके अटैच नहीं हो सकता, अपना एक्शन नहीं कर सकता। जिस तरह एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं उसी तरह से हार्मोन्स भी स्पेसिफिक होते हैं। फिर उसके बाद
ज़्यादातर ये इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, और ये क्या होते हैं, स्मॉल सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्मॉल सॉल्युबल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, और इनकी कंसंट्रेशन और इफ़ेक्ट, कंसंट्रेशन एंड इफ़ेक्ट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती कि अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होंगे तो ही इनका असर होगा बॉडी के अंदर, खून के अंदर, नहीं, थोड़ी कंसंट्रेशन में भी इफ़ेक्टिव होते हैं। इफ़ेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, अगर कम मिकदार में भी हैं तो भी ये अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम इस प्रॉपर्टीज़ को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। टारगेट या साइट ऑफ एक्शन। अब हार्मोन का जो साइट ऑफ एक्शन है, या वो जगह जहाँ जाके इसने एक्ट करना है, उसको मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है और उसने कहाँ पे जाके एक्ट करना होता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन जिसने जाके ओवरीज पे एक्ट करने, पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग में और हार्मोन कहीं, ओवरी कहीं यहाँ जाके, तो उसके अंदर जो इतना जो लंबा इसने रास्ता तय किया, तो साइट ऑफ एक्शन, उसकी काम करने की जगह कितनी दूर थी जहाँ पे वो बना था। प्रोडक्शन साइट से एक्शन साइट, यहाँ पे यानी कि बनने की जगह से काम करने की जगह काफ़ी दूर है। ठीक, तो वो जगह जहाँ पे जाके ये एक्ट करेगा जो हार्मोन, खास तौर पे जैसे अगर इंसुलिन ने जाके जो है ग्लूकोज के रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है सेल्स के अंदर, सेल्स के ऊपर, या थायराइड हार्मोन ने थायराइड के रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है, तो वो उसका टारगेट है। वो टारगेट अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड से, अपनी प्रोडक्शन की साइड से काफ़ी दूर होता है। कभी करीब भी हो सकता है लेकिन उससे तो थोड़ा हट के ही होता है। ट्रेवल्स इन ब्लड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन यानी कि हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर ट्रेवल करते हैं और डक्टलेस होते हैं, यानी किसी डक्ट, किसी ट्यूब के थ्रू, डक्ट DUCT के थ्रू मूव नहीं कर रहे होते, डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन यानी कि हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बना के ब्लड में फेंकते जाते हैं और वो पूरी बॉडी में जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाता है अपने टारगेट के पास। स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट, यानी कि मैंने ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि एक टारगेट के लिए स्पेसिफिक होंगे। अब हम इसी एग्जांपल को अगर ले लें तो समझो कि ये ओवरी है अगर, ठीक है, ये ओवरी के ऊपर एक मॉलिक्यूल है, ओवरी का एक सेल है, जिसमें हमने ओवरी के ऊपर जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH ने जाके एक्ट करना है। ये FSH की शक्ल है और ये हार्मोन है इस वक्त थायराइड हार्मोन। तो FSH का रिसेप्टर ओवरी के ऊपर मौजूद होगा। FSH यानी कि ये हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी पे इसी रिसेप्टर में जाके ही बाइंड होगा, इस जगह पे कोई और रिसेप्टर बाइंड नहीं हो सकता। या ये FSH किसी और रिसेप्टर पे, किसी और जगह पे जहाँ पे ये इसका रिसेप्टर नहीं है वो वहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता। जहाँ पे इसका रिसेप्टर होगा वो वहीं पे अपने स्पेसिफिक पर्टिकुलर टारगेट पे ही जाके बाइंड होगा। हर जगह जाके आपके जो है उंगलियों पे, आपके पैंक्रियास पे, आपके लिवर पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट नहीं करेगा। इसने ओवरीज पे काम करना है तो इसका रिसेप्टर वहीं होगा, इसीलिए ये फिर ओवरीज पे ही काम करेगा। साइज पे अगर डिस्कशन करें तो साइज इनका हार्मोन्स का स्मॉल होता है, हार्मोन्स का साइज स्मॉल होता है। ये छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट, अब मैंने कंसंट्रेशन और इफेक्ट बता दिया है ये बात कि इफेक्ट करते हैं ये लो कंसंट्रेशन में। तो टारगेट हमने डिस्कस कर लिया यानी साइट ऑफ एक्शन, ब्लड के अंदर ये ट्रेवल करते हैं डक्टलेस तरीके से, स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर टारगेट के लिए जहाँ पे उनका पर्टिकुलर खास मखसूस रिसेप्टर होता है वहीं पे ये काम करते हैं। साइज़ इनका छोटा होता है, सॉल्युबल होते हैं और कंसंट्रेशन हमें इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं चाहिए होती है एक्शन करने के लिए, छोटी मिकदार में भी हो तो भी ये एक्शन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बॉडी में कितनी, जिस्म में कितनी तरह के हार्मोन्स होते हैं, मतलब उनकी स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन मेरा ख्याल से कि उससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और वो कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, तो इस डिस्कशन के लिए हम पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से हार्मोन कौन सी स्ट्रक्चर या कौन सी टाइप का है। अच्छा जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में तकरीबन 20 से 22 कहीं 16
लिखा है, इतनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स बना रहे होते हैं। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक से ज़्यादा हार्मोन भी बना रहे होते हैं, कुछ एक खास ही बना रहे होते हैं, कुछ 3-4 बना रहे होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, एक ग्लैंड के अंदर कुछ खास टिश्यूज़ होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो एक हार्मोन बना रहे हैं, जैसे हार्मोन ए कुछ सेल्स बना रहे हैं, हार्मोन बी कुछ सेल्स बना रहे हैं, ठीक। तो कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि एक खास हार्मोन बना रहे होते हैं, जैसे पेनक्रियाज, जिसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, LANGERRHANS। तो वो वहाँ पे कुछ सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं, वो कुछ अलग हार्मोन बना रहे होते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन बना रहे होते हैं, कोई अल्फा सेल्स आई थिंक ग्लूकागोन बना रहे होते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक। तो ये अलग तरह के एक ग्लैंड के अंदर से ज़्यादा तरह के हार्मोन्स भी बन सकते हैं, और एक ग्लैंड से एक तरह का हार्मोन भी बन सकता है। तो 20 से 22 तकरीबन ग्लैंड्स होते हैं। अब क्योंकि कुछ ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड एक लेफ्ट पे है तो एक राइट पे भी होगा, तो वो 2 कंसिडर होंगे। इसी तरह से काफ़ी ग्लैंड होंगे जो 2-2 होंगे, मगर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही होता है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं, अच्छा एक और बात कि कंबाइंड फंक्शन, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन फंक्शन मतलब कि डक्ट लेस, जिनके डक्ट्स नहीं होते और डायरेक्ट ब्लड में चीज़ को फेंकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ब्लड के साथ। और एक्सोक्राइन वो जिनमें डक्ट्स, जिनमें नालियाँ या ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी सबसे बेहतरीन, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पेनक्रियाज, जिसे हम कहते हैं लबलबा। तो लबलबा जो होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसमें कुछ हिस्सा एंडोक्राइन और कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन होता है। तो कुछ हिस्से में डक्ट्स होते हैं जो कि डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन जारी होती हैं। ये जब हम पेनक्रियाज पढ़ेंगे तो तब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। थायराइड ग्लैंड, बल्कि टॉप से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपके पेनक्रियाज को, हाइपोथैलेमस को भी एक ग्लैंड ही कंसिडर करूँगी, लेकिन आप उसको थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स बन रहे होते हैं ना, उन्होंने जाना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो इसलिए मतलब इन हार्मोन्स ने इसके अंदर जाके फिर रिलीज़ होना होता है। कुछ खास इसी में बनते हैं, कुछ इसमें बनते हैं, मगर रिलीज़ पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हो रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप हाइपोथैलेमस को ना भी कंसिडर करें तो ठीक है, लेकिन हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन वाला फंक्शन होता है। अब हाइपोथैलेमस क्या था, हमने पढ़ा था फोर ब्रेन का पार्ट था। खैर, जब मैं आपसे अगले लेक्चर में डिस्कशन करूँगी तो इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो एक हो गया हाइपोथैलेमस, सेकेंड हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ गर्दन में थायराइड ग्लैंड होते हैं, और थायराइड के साथ ही पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। फिर उसके बाद हम अगर थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो पैनक्रियाज जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। फिर जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआईटी। फिर है एड्रीनल ग्लैंड, उसके बाद है गोनेड्स। गोनेड्स का मतलब कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हों। तो गोनेड्स औरतों में क्या होंगे, ओवरी, और मर्दों में क्या होगा, टेस्टिस। फीमेल्स में ओवरी और मेल्स में टेस्टिस। ये जब हम रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और साइकिल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और यहाँ पे भी हम बाद में ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे अगले चैप्टर में। फिर है एक पाइनियल या पिनियल ग्लैंड। फिर हो गया थाइमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एड्रीनल ग्लैंड की भी एपिथीलियम, ठीक। तो हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, गोनेड्स, पाइनियल ग्लैंड, थाइमस और ग्लैंडुलर एपिथीलियम भी। अब ग्लैंडुलर एपिथीलियम, कुछ जगहों पे ऐसी एपिथीलियम होती है जो कि ग्लैंड्स जैसी होती है और वो चीज़ें सिक्रीट कर रही होती है, हार्मोन सिक्रीट कर रही होती है। एपिथीलियम क्या होती है, किसी भी विसरा, मैंने आपको बताया था विसरा कहते हैं ऑर्गन को, की जो लाइनिंग या किसी भी टिश्यू की जो लाइनिंग होती है वो 1 से 2 सेल थिक होती है ज़्यादातर, या कभी
5 सेल्स की लेयर भी हो सकती है, लेकिन कभी कभार ज़्यादातर 1 to 2 सेल्स थिक होती है, उसे हम कहते हैं लाइनिंग। जो लाइनिंग होती है ऑर्गन की या मसल की या टिश्यूज़ की, उसे हम कहते हैं एपिथेलियम। लेकिन कुछ जो खासतौर पे ग्लैंड्स की, क्योंकि एंडोक्राइन हम पढ़ रहे हैं, हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं, तो उनकी सिक्रीशन होती है, निकलना होता है उनका ग्लैंड से। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, कुछ ग्लैंड्स की एपिथेलियम से भी निकल रहे होते हैं सेल्स, हॉर्मोन्स। अब हमने क्या क्या पढ़ा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस सर में, ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड नेक में। पैरा का मतलब क्या होता है? करीब, अराउंड, पैरेलल। तो ये थायराइड ग्लैंड और उसके ऊपर साथ पैराथायराइड ग्लैंड। पैनक्रियास आपके जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एसोसिएटिव पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं कुछ, एड्रीनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल भी कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड्स। सुप्रारीनल क्यों? सुप्रा मतलब सुपर, ऊपर, अबव। रीनल लफ्ज मैंने क्या बताया था, जहाँ पे भी आया वहाँ पे मतलब किडनी, तो किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड्स। या एड्रीनल, यानी कि रीनल किडनी के ऊपर ऐड हुए हुए, तो एड्रीनल ग्लैंड्स। गोनेड्स, ओवरी फीमेल्स में और टेस्टिस मर्दों में। ओवरी क्या सिक्रीट करेगी वो भी हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद पाइनियल ग्लैंड, ये ब्रेन में होता है। थाइमस आपके चेस्ट में होता है, लेकिन ये जब आप बड़े होते हैं तो बड़ों में इतना नहीं होता, छोटे बच्चों में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये हमारी डिस्कशन हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। बस इसके बाद जो चीज़ रह गई वो है ये कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स की नेचर क्या होती है, हार्मोन्स की टाइप्स क्या होती हैं, हार्मोन्स बने किस चीज़ से होते हैं। तो ये जो हमने ये ग्लैंड्स के नाम पढ़े, इनके अंदर से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ऑर्डर से बताती जाऊँ कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से तो बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं। थायराइड स्टिमुलेटर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और कुछ फैक्टर्स निकलते हैं। हार्मोन का, कुछ फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई ऐसा चीज़ निकलती है जिसने जाके किसी और ग्लैंड को बोलना होता है कि आप अपने अंदर से कुछ निकालें। यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें से एक चीज़ निकली जिसने जाके एक और ग्लैंड, जैसे थायराइड ग्लैंड को बोला कि आप अपना हार्मोन निकालो, जिसे हम कहते हैं थायराइड। वो चीज़ क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH निकाला और TSH ने जाके थायराइड ग्लैंड को बोला कि अब आप अपने अंदर से थायराइड हार्मोन निकालो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ डायरेक्ट हार्मोन्स भी निकल रहे होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट हार्मोन्स, जिसे हम कहेंगे फैक्टर्स या ट्रॉपिक हार्मोन्स, वो निकल रहे होते हैं जो जाके इसमें से कुछ और निकलवाएंगे। ठीक, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ये चीज़ें हो गई। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा। सुप्रारीनल ग्लैंड से क्या निकलेगा, कौन सा हार्मोन निकलेगा? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। फिर गोनेड्स, ओवरीज और टेस्टिस से क्या निकलेंगे? टेस्टिस से रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज से रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये सारे हम पढ़ेंगे, सिर्फ मैंने आपको इन ग्लैंड्स के नाम बताए तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि किस में से क्या निकलेगा। अगले 2 लेक्चर्स में हम सब कुछ इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे ग्लैंड्स हो गए। तो मेजर पैनक्रियाज रह गया। पैनक्रियाज में से इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये हार्मोन्स निकलेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स का नाम समझ आ गया। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा हार्मोन किस नेचर का है। तो हार्मोन्स नेचर या स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स, नेचर ऑफ हार्मोन्स। नेचर ऑफ हार्मोन्स क्या क्या हो सकती है? या तो उनकी नेचर अमीन्स हो सकती है, अमाइंस या अमीन्स, पेप्टाइड हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, स्टीरॉयड हो सकती है या नॉन स्टीरॉयड हो सकती है, या ग्लाइकोप्रोटीन जिसे हम कह लें। स्टीरॉयड हार्मोन्स, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से आते हैं। अब अमीन्स मैं बता देती हूँ। अमीन्स क्या होते हैं? ये मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ सिंगल अमीनो एसिड, यानी कि 1 या 2 अमीनो एसिड्स या 3 अमीनो एसिड से छोटे छोटे हार्मोन्स बने होंगे। अब इस अमीन्स की कैटेगरी में कौन से आते हैं? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हम थायराइड हार्मोन को कहते हैं या T4B से कहते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन एक अमीन है। उसके अलावा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन।
नेफ्रीन, ये जिसे हम एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन कहते हैं, जो कि एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड से निकल रहा होता है। फिर पेप्टाइड हार्मोन्स। अब पेप्टाइड हार्मोन्स क्या है? पेप्टाइड चेन्स जो है वो 3 से 4 अमीनो एसिड्स की छोटी छोटी जो चेन्स होंगी उन्हें हम कहेंगे पेप्टाइड चेन्स। तो पेप्टाइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? जो नेचर में पेप्टाइड जैसे होते हैं, यानी कि जो 3 या 4 प्रोटीन से बने होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, और ये हमने पहले होम्योस्टेसिस के चैप्टर में इसकी डिस्कशन की हुई है। अच्छा, ADH, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और थायरोट्रोपिन। ठीक, थायरोट्रोपिन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन भी हाइपोथैलेमस, और फिर उसके बाद वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके रिलीज होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कैसे रिलीज होते हैं, कहाँ से होते हैं। अगली चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, जब बहुत सारे पेप्टाइड्स मिल जाएं तो प्रोटीन्स बनते हैं। अमीन्स 1 या 2 अमीनो एसिड से बना होता है, 1 या 2 अमीनो एसिड्स, फिर 3 या 4 अमीनो एसिड्स मिलके पेप्टाइड चेन बनाते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक, तो प्रोटीन हार्मोन ज़्यादातर कौन से होते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इनके अंदर तकरीबन 200 से 2000 अमीनो एसिड तक हो सकते हैं, लेकिन 200 होते हैं इनके अंदर, 200 या इसके आसपास इतने अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के अंदर। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन ख़ास तौर पे इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं? जो कि स्टीरॉयड्स कहते हैं लिपिड्स, फैट्स वाले जो हार्मोन्स होते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। ठीक, तो ये हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोन, ये हार्मोन्स जो हैं ये आपके एस्ट्रोजन तो आपका ओवरी से रिलीज होता है, और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से, और कॉर्टिसोन एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। फिर नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं? ये भी अमीनो एसिड से होते हैं आपकी कैटेगराइज, बल्कि नॉन स्टेरॉइड हार्मोन को हम इस तरह से कह लें कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टीरॉइड हार्मोन्स, यानी कि वो लिपिड से बने होते हैं, फैट से बने होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। और इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, जो नॉन स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं, यानी कि जो इससे नहीं बने फैट से, वो ये 3 ही हो जाएंगे। अमीन से बने हुए हार्मोन्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स, यानी कि थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ADH, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सारे हार्मोन्स क्या हैं? नॉन स्टीरॉइड। स्टीरॉइड मतलब फैट्स या लिपिड्स जिनके अंदर स्टिरोल रिंग हो, जो कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में होता है। तो जिन चीज़ों के अंदर स्टिरोल रिंग ना हो, जिन हार्मोन्स के अंदर, तो उन हार्मोन्स को हम कहेंगे नॉन स्टीरॉइड हार्मोन्स। ठीक, इसके बाद जो है एक और कैटेगरी भी होगी जिसे हम कह लेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन जो नेचर में होते हैं वो कौन से हार्मोन्स होते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीनों पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और ग्लाइको मतलब कि इनमें ग्लूकोज का पोर्शन, कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन और प्रोटीन का पोर्शन होगा। तो नेचर ऑफ हार्मोन्स के हिसाब से हार्मोन्स कितनी तरह के होते हैं? स्टीरॉइड, नॉन स्टीरॉइड। स्टीरॉइड वाले हमने डिस्कस कर लिए, जो लिपिड्स वाले होते हैं, फैट्स इनके स्ट्रक्चर में होते हैं। और बाकी जो नॉन स्टीरॉइड वो अमीन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं नेचर में। कौन सा हार्मोन किस कैटेगरी में आता है वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन केमिकल कोऑर्डिनेशन की ख़त्म होती है। उसकी जनरल एग्जांपल, जनरल एक्सप्लेनेशन की कोऑर्डिनेशन होती क्या है, केमिकल्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, बॉडी में किस तरह के कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, और नेचर क्या है हार्मोन्स की, यानी हार्मोन्स का क्या स्ट्रक्चर है, ये डिस्कशन हमने इस लेक्चर में की। अगले लेक्चर में से हम एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे कि किस एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है वो क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर केमिकल कोऑर्डिनेशन का ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।